नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे, जो कि 1793, 1813, 1833 और 1853 का एक्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप सीडीएफ कैंडिडेट होंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, तभी आप एग्जाम में दूसरों से बेहतर कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। और आज हम पढ़ने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसमें जो है सो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो है सो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। अगर भारतीय कोष की बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि 1757 की प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें कंपनी को जीत मिली थी, जिसके साथ ही कंपनी को यहाँ से राजस्व की प्राप्ति होने लगी थी। उसके बाद 20 वर्षों के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया और इसमें प्रावधान था, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो क्या सवाल उठता है, क्या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो ऐसा नहीं है, चाय और चीन को छोड़कर एकाधिकार को समाप्त किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया था। कितना खर्च किया गया था? तो 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो अंग्रेज हमें लूट रहा था, वो इस तरह भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च क्यों कर रहा है? तो इसका कुछ कारण है। पहला कारण है कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। बार बार हम कंपनी वर्ड का यूज कर रहे हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, जिसके बाद ब्रिटेन से अनेक कंपनी भारत आए। उसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होने लगी और ब्रिटेन से कर्मचारी को लाना असंभव था। साथ ही वहां का कर्मचारी के वेतन और जो भत्ता हुआ करता था, वो भारतीय की अपेक्षा ज़्यादा देना पड़ता था। इसलिए कंपनी ने भारतीयों को कर्मचारी में नियुक्त करने के उद्देश्य से शिक्षित करना प्रारंभ किया। और दूसरा कारण धर्म से जुड़ा था, क्योंकि यूरोपियन ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से भी यहाँ वहाँ कॉलोनी बना रहे थे। उस समय भारत में शिक्षा की कमी थी और ईसाई धर्म का बाइबल तो अंग्रेजी में हुआ करता था। तो उससे सबसे पहले भारतीय को शिक्षित कर अपना उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया। और अगला प्रावधान था, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय क्षेत्र में राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें प्रावधान था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए और अब कंपनी के पास केवल राजनीतिक कार्य करने का अधिकार रह गया था। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना। अगर बात करें इस एक्ट में और क्या प्रावधान था, तो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर के परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, जो कि मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन भी किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगर बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की, तो बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल FJ हॉलीडे थे। विधायी परिषद को कार्यकारी परिषद से अलग किया गया, साथ ही संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना किया गया। इसके बाद 1857 का विद्रोह होगा और भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाएगा और ब्रिटिश क्राउन का रूल प्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिया जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद।